नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं आपके अपने YouTube चैनल बदलाव के साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश प्रजापत। टॉपिक जो चल रहा था वो डिमांड का था, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चलिए शुरू करते हैं। डिमांड का बेसिक मीनिंग मैं आप लोगों को समझा चुका था। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में फ़र्क समझा चुका था। डिमांड फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, किन किन वेरिएबल से डिमांड में चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांड में किन किन फंक्शन से चेंज आता है, उसका किसी प्रोडक्ट की प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किसी पर्सन की इनकम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, गिफिन गुड्स क्या होते हैं, और दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस पे क्या डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, मैं आपको बता चुका था। आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, हमारी सभा शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के साथ में। देखो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और क्वांटिटी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट है, सीधा सा सिंपल लॉजिक है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी में वृद्धि हो जाएगी। ये जो चीज़ है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। कहीं कुछ अदरवाइज सोचने नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन रूप में आपको लिखना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अन्य सभी बातें स्थिर रहने पर। अब यहाँ पूछे जाए आपसे कि अन्य सभी बातें कौन सी होती है, तो अन्य सभी बातें ये होती है दोस्तों, अन्य सभी बातों में होती है इनकम। किसी भी पर्सन की इनकम क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। अदर जो प्रोडक्ट है, अदर कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। किसी भी पर्सन का टेस्ट क्या है? फिक्स होना चाहिए। और उसके अलावा जो फैशन है, फैशन में भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। पॉपुलेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है अन्य सभी बातें स्थिर रहने पर, यहाँ अन्य बातें में इनकम, अदर प्रोडक्ट की प्राइस, टेस्ट, फैशन और पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? फिक्स। इनमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। फिर आगे लिखा हुआ है किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी मांग मात्रा में कौन सा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। देखिए समझाता हूँ मैं आपको कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए ये चीज़ समझ गए होंगे कि अन्य कौन कौन सी बातें फिक्स होनी चाहिए, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अन्य सभी बातें फिक्स रहेगी। किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी मांग मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड की बात चल रही है, उनमें कौन सा रिलेशन होता है? तो उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन कैसे? किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक चीज़ का बढ़ना, एक चीज़ का घटना, एक चीज़ का घटना, एक चीज़ का बढ़ना, ये इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? तो पूछा जाए आपसे तो विपरीत संबंध है, इन्वर्स रिलेशन है, और यही लॉ ऑफ डिमांड है दोस्तों। सीधी सी भाषा में ये देखो, आप अगर समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको, तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। वस्तु की कीमत और उसकी जो मांग मात्रा है, क्वांटिटी डिमांड है, उनके बीच में इन्वर्स रिलेशन को शो करता है कौन? लॉ ऑफ डिमांड। ये मैंने वही चीज़ लिखी हुई है। किसी एक्स प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी में क्या आ जाएगी? कमी। क्वांटिटी डिमांड यानी मांग मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी। किसी एक्स प्रोडक्ट की प्राइस में कमी हो गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। ये इसको मैंने ग्राफ के रूप में समझा रखा है, आप एक बार से इसको वापस देख लीजिए। इसमें है कुछ नहीं, बेसिक सी चीज़ है। बेसिक चीज़ क्या है कि ये मैंने एक कर्व बनाया जिसमें यहाँ पे ये मैंने एक्स एक्स लिया और ये वाई एक्स ले लिया, ये मेरा कर्व बन गया। अच्छा, स्लोप जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ढाल होती है ना वो ऋणात्मक होती है। अब सबसे पहले आप जब भी ग्राफ बनाए दोस्तों, हमेशा ये कर्व बनेगा। पहले कभी भी हम पहले ये ड्रॉ करके और उसके बाद में कर्व नहीं बना सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है कि पहले कर्व बनेगा, उसके बाद में सारी चीज़ें होगी। तो ये मेरी पी प्राइस हुई और ये मेरी इस प्राइस पे क्या होगी? क्वांटिटी। फिर इसके बाद में अगर प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ये P1 प्राइस हो गई और ये Q1 हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरी प्राइस में क्या हुई? कमी हुई, और ये मेरी क्वांटिटी में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये हो गया P2 और ये हो गया Q2। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब ये इस ग्राफ में जो मैंने बना रखा है, इसमें मैंने क्या समझाया उसको देखिए आप लोग। इसमें क्या है? इसमें ये है दोस्तों कि ये प्राइस है, ये P प्राइस है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो ये है। समझिए कि प्राइस क्या है? 10 रुपये, और मैं क्वांटिटी कितनी खरीदता हूँ? 7.5। मतलब मेरी इनकम टोटल कितनी हो गई? 75 रुपये की। अब याद रखना, इनकम क्या रहेगी? फिक्स। क्वांटिटी, प्राइस 10 रुपये, क्वांटिटी कितनी खरीद रहा हूँ? 7.5। दूसरा, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ गई, ये हो गई 15 रुपये, तो मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। मतलब मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पाऊंगा? 5। अभी भी 15 × 5 कितने होंगे? 75। तीसरा आता है कि प्रोडक्ट की प्राइस में क्या हो गई? कमी हो गई, ये 5 रुपये हो गई, और अब मैं कितने खरीद पाऊंगा?
15, मतलब अभी भी 75। आप देख लीजिए 10 × 7.5 अगर करेंगे तो भी मेरी टोटल इनकम कितनी रही 75। फिर दूसरा ऑप्शन ये है मेरी पहली, ये जो ए पॉइंट बना रखा है मैंने, ये बात है इसके बारे में, ए के बारे में हो गया 75। फिर अगर मैं बी के बारे में लेता हूँ, प्राइस कितनी है 15 रुपये, कितनी खरीद पा रहा हूँ 5, मतलब टोटल इनकम फिर कितनी हो गई 75 रुपये, क्योंकि इनकम में चेंज नहीं हो सकता। फिर ये जो पॉइंट लिया हुआ दोस्तों ये सी है, सी पॉइंट में क्या है कि प्राइस कितनी है 5 रुपये, क्वांटिटी कितनी खरीद पा रहा हूँ 15, मतलब इनकम अभी भी मेरी कितनी रही 75 रुपये। मतलब ये जो ए बी और ये सी, ये जो 3 पॉइंट है, इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी में क्या आ जाएगी कमी। ये देखो ये प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी में क्या आ गई कमी आ गई। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम हो गई। दूसरा आता है कि प्राइस में क्या हो गई कमी और क्वांटिटी क्या हो गई बढ़ गई। ये प्राइस में हो गई कमी और ये क्वांटिटी में क्या हो गई वृद्धि। इनके बीच में जो इन्वर्स रिलेशन होगा वही लॉ ऑफ डिमांड होता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे लेके चलता हूँ। तो मांग का नियम लागू क्यों होता है, मांग का नियम लागू क्यों होता है, या मांग जो वक्र है, डिमांड कर्व जो है वो हमेशा ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। ये दो चीज़ें, मांग नियम लागू क्यों होता है और मांग वक्र जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप का क्यों होता है, ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। उसके दो कारण हैं दोस्तों, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अलग पॉइंट है और मॉडर्न अप्रोच में अलग पॉइंट है। हम पहले चलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो पहला पॉइंट दे रखा है वो है घटती सीमांत उपयोगिता नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात चल रही है। देखो पहली चीज़ तो ये कि उपयोगिता का नियम हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में कहीं नहीं है, वरना मैं आपको ये चीज़ भी डिटेल से बताता, पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, लो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। हमने किसी भी प्रोडक्ट की 1 यूनिट कंज्यूम की, उस प्रोडक्ट की हम जो, तो हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली, मतलब उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास में क्या आई उपयोगिता आई दोस्तों। अब सेम प्रोडक्ट की अगर मैं दूसरी यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो जो पहली यूनिट से मुझे यूटिलिटी मिली है वो दूसरी यूनिट से जितनी उपयोगिता मिलेगी वो पहली यूनिट के कंपेरिजन में कम होगी। देखो डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो यही चीज़ मैंने यही यहाँ लिख रखी है, पर एग्जाम्पल से समझिए कि कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक बंदा है, ये एक बंदा है, इसको भूख लगी है तो इसने पहली चपाती खाई है दोस्तों, पहली चपाती खाई है। तो इस चपाती से क्या मिलेगी इसे, इस चपाती से मिलेगी इसे यूटिलिटी बोल सकते हैं, या इस चपाती से इसे मिलेगी उपयोगिता। अब इस चपाती से जो उपयोगिता मिली है, इसके बाद में अगर वो सेकंड चपाती लेता है तो इससे मान लो एक उपयोगिता का एक नंबर लेता हूँ मैं, 10 यूटिलिटी मिली, तो सेकंड चपाती से उसे 10 यूटिलिटी कभी नहीं मिलेगी दोस्तों, उससे 9 ही यूटिलिटी मिलेगी। समझ रहे हो। तो यही है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसको मैंने डेफिनेशन में ये लिख रखा है, किसी भी प्रोडक्ट की 1 यूनिट कंज्यूम करने के उपरांत, 1 यूनिट कंज्यूम कौन सी करी, पहली चपाती, इसको कंज्यूम करने के उपरांत जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करने पर, दूसरी यूनिट मतलब सेकंड चपाती, तो पहली यूनिट के मुकाबले दूसरी यूनिट से प्राप्त उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। सर अगर ऐसा होता है कि दूसरी यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी उपयोगिता कम होती है तो फिर हम लेते क्यों हैं, उसमें ही मांग का नियम है। यही मांग का नियम लागू होने का कारण है दोस्तों। मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है, मांग का नियम लागू होने का कारण में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि घटती सीमांत उपयोगिता नियम के कारण ही हम मांग का नियम लागू होता है। अब कैसे होता है वो समझिए। जैसे मानिए कि आपको मतलब तेज़ गर्मी है, जून का महीना है और जून के महीने में आपको भयंकर सी प्यास लग रखी है। अब आसपास देखा कहीं पानी तो था नहीं, देखा एक गन्ने के जूस वाला खड़ा था। अब गन्ने के जूस की एक प्राइस थी 100 रुपये। आप गए उसके पास में और आपने 1 गिलास जूस लिया और जूस लेके पी लिया, तो आपको जितनी भी यूटिलिटी मिलनी थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, पूर्ण हो गई। क्यों, क्योंकि आपके पास में रुपए 100 ही थे। यहाँ मैंने बताया है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि अन्य सारी चीज़ें क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आपको जितनी भी उपयोगिता मिलनी थी वो इस उपयोगिता 100 रुपये के साथ में क्या हो गई, खत्म हो गई। मिलनी थी, खत्म हो गई। अब एडिशनल यूनिट कंज्यूम हम कम कर पाते जब ये जो जूस है, ये जो प्याज थी, इसमें जो जूस था वो जूस क्या होता, सस्ता होता। अगर ये जूस सस्ता होता तो हम एक एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस क्या होती, कम होती, तो क्वांटिटी में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। कैसे, अगर यही जूस कितने रुपए का होता दोस्तों, 50 रुपए का होता, तो ये जूस की 1 गिलास के बदले में कितने गिलास ले लेता, 2 गिलास, और उस 2 गिलास में
यहाँ जो यूटिलिटी मिलती उस यूटिलिटी से ये यूटिलिटी क्या होती, कम होती। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो जूस का पहला गिलास था, अगर मेरे पास में इनकम या मेरे पास में रुपए 100 ही हैं तो मैं एक ही गिलास कंज्यूम कर पाता। क्यों मैं कर पाया? क्योंकि इसकी प्राइस क्या थी, कम थी। अब देखिए, अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी में ऑटोमेटिक क्या आ गई, कमी आ गई ना भाई। जहां 50 रुपए में मैं कितनी गिलास ले रहा हूं, 2। प्राइस कितने रुपये है, 50। कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूं, 2। जैसे ही प्राइस कितने रुपए हो गई, 100, कितनी क्वांटिटी कम कर रहा हूं, एक कंज्यूम कर रहा हूं ना। कहने का मतलब ये है कि घटती जो सीमांत उपयोगिता नियम वो ये बताता है कि अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर ली जाएगी, और प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी कम कंज्यूम कर ली जाएगी। और पहली यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है उसके कंपैरिजन में दूसरी यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगी वो हमेशा कम होगी। ये है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों आई थिंक क्लियर हुआ होगा। दूसरे इसके अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ है या जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, वो दूसरा पॉइंट है कि वस्तु के विभिन्न उपयोग या वैकल्पिक उपयोग। सर बहुत सारी ऐसी वस्तु होती हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। हाँ होते हैं। एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल पहला आता है मेरा मिल्क। हाँ सर, चाय बना सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही जमा सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। कितने सारे वेरियस यूज है ना। दूसरा एक आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। सर बिजली के क्या उपयोग है? रोशनी कर सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, और मल्टीपल फैक्ट्रीज में बिजली के अलग अलग यूज हैं, मशीनें चल सकती है। तो मल्टीपल यूज हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये लॉ ऑफ डिमांड को कैसे प्रभावित करती है? सोचिए एक बार। अभी जैसे मान लो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कीमत है 100 रुपये, कोई छूट नहीं है गवर्नमेंट की, और आपकी अगर नॉर्मल एक पर्सन हो आप, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूनिट अगर खर्च करोगे तो भी महीने का कितना बिल आएगा दोस्तों? 5,000 रुपये। तो आप इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या लोगे? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ली? रोशनी कर ली। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ली? हवा ले ली, यानी पंखा चला ली। इसके अलावा आप मिनिमम यूज करेंगे किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अब यही समझिए कि ये जो 100 रुपये है, मतलब प्राइस क्या है? ज़्यादा, तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या हो गई? कम। अब ये सोचिए कि पर यूनिट कॉस्ट अगर 100 की जगह कितने रुपए हो गई? 10। तो इस 5,000 रुपये हमारे पास में खर्च करने के लिए हम कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं दोस्तों? 500 यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या? इसके क्या वैकल्पिक यूज की बात कहाँ आई? यहाँ पे अभी हम सिर्फ रोशनी ले रहे थे, अब क्या रोशनी या तो उजाला कर रहे थे या फैन चला रहे थे। अब इसके बाद में हम क्या चलाने लग गए? टीवी चलाने लग गए। हम क्या चलाने लग गए? वॉशिंग मशीन चलाने लग गए। हम क्या चलाने लग गए? फ्रिज चलाने लग गए। और सस्ती हो गई, मान लो 5 रुपये आ गई। तो यहाँ 5,000 रुपये खर्च करने के लिए हमारे पास में यूनिट कितने हैं दोस्तों? 1,000 यूनिट हैं। अब फ्रिज के साथ साथ में मुझे पता चला मैं खाना भी किस पे बनाने लग गया? इंडक्शन पे बनाने लग गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ मैं खाना बनाने में भी करने लग गया। उसके अलावा और सस्ती हो गई तो मैं क्या ले आया? एयर कंडीशनर भी ले आया। तो वस्तु के जो मल्टीपल यूजेस होते हैं दोस्तों, विभिन्न वस्तुओं के जो मल्टीपल यूजेस होते हैं, उसके कारण भी लॉ ऑफ डिमांड प्रभावित होता है। कैसे? कि किसी भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात थी तो प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस कम हुई, क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो ट्रेडिशनल अप्रोच का है वो ये बोलता है उपभोक्ताओं की संख्या। सर उपभोक्ताओं की संख्या लॉ ऑफ डिमांड को कैसे प्रभावित करेगी? देखो दोस्तों, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हर किसी कस्टमर के रीच में नहीं होते हैं। एक बंदा है जो महीने के कितने रुपए कमाता है? 5,000 रुपये कमाता है। वो महीने में, 1 महीने में, या बोल सकते हैं 2 महीने में, 1 महीने में या 2 महीने में एक बार किसकी सब्जी बना लेता है? पनीर की सब्जी बना लेता है। क्यों? क्योंकि पनीर की कीमत है 1,000 रुपये किलो। 1,000 रुपये किलो है तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम जितना भी लाता है उसमें लाया और 1-2 महीने में एक बार सब्जी बना ली। पर यही अगर प्राइस इसकी देखो 1,000 रुपये कीमत है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 महीने में या 2 महीने में बनाता है, 1 किलो लेके आके बनाता है, तो रुपए वो कितने खर्च कर सकता है? 1,000 ही। या ऐसे समझ लीजिए कि 5,000, पूरे 5 किलो ले आया और कितने रुपए खर्च कर दिए इसने 5,000 रुपये खर्च कर दिए। अब प्राइस हमारे पास में खर्च करने के लिए अभी भी पैसे कितने हैं? 5,000 ही हैं, और इसकी प्राइस 1,000 रुपये से कम हो गई। कितने रुपए हो गई? 500 रुपये हो गई। तो ये 5,000 तक हमें पहुंचने के लिए हम कितने किलो पनीर ला सकते हैं? 10 किलो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर
कोई प्रोडक्ट जो पहले किसी कस्टमर की रीच में नहीं था, अब अगर उसकी रीच में आ जाए तो डिमांड, जैसे ही प्राइस कम होगी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे पनीर की प्राइस पहले ज़्यादा थी तो डिमांड क्या थी, कम। फिर पनीर की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये से कितने रुपए आ गई, 500, और यहाँ 5 किलो से कितनी हो गई, 10 किलो। प्राइस में क्या हुई है, कमी। डिमांड में क्या हुई है, वृद्धि। ये इफेक्ट डालता है क्या, उपभोक्ताओं की संख्या किस पे इफेक्ट डालती है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड पे। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट जो चलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी सारी खत्म हो चुकी है दोस्तों, हम चलते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच में जो पहला पॉइंट है वो है सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। अब प्रतिस्थापन प्रभाव से पहले आप लोगों को मैंने कल की लास्ट क्लास में समझाया था कि प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है। सर, जो वस्तु ना एक के बदले दूसरी यूज में ली जा सके वो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है। ये है सोशल साइंस की परिभाषा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये नहीं है दोस्तों। सर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा जब आप डिमांड का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे और लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, अगर यही डेफिनेशन आपके माइंड में रही तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करें? याद ये रखिए कि किसी भी प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो क्वांटिटी वाई जो होगी उसकी क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, किसी प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी में प्राइस में क्या हो गई, कमी, तो वाई की क्वांटिटी में क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल के साथ मैं अगर समझाता हूँ, सीधा सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। देखो ये लॉ ऑफ डिमांड को कैसे फ़र्क पड़ेगा वो बताऊंगा। देखो जैसे प्राइस है, ये प्राइस किसकी है दोस्तों, चाय की, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी है दोस्तों, कॉफ़ी की। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ सब और सब इसके अंदर होगा, कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चाय की प्राइस क्या है, बढ़ गई है। पहले चाय आती थी 10 रुपये की, अब चाय की प्राइस हो गई कितने रुपए की, 20 रुपये की। कॉफ़ी की प्राइस पहले भी 15 थी और अभी भी क्या है, 15 रुपये है। तो जैसे ही चाय की प्राइस 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 20 रुपये, तो लोगों ने क्या शुरू करना शुरू कर दिया दोस्तों, 15 रुपये, मतलब किस पे चले गए वो, उन्होंने कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। इससे इफेक्ट क्या आया, इसके प्राइस के बढ़ने से इफेक्ट क्या आया है कि जैसे मान लो ये जो चाय थी 10 रुपये की थी, तो कितने, मतलब अगर पीते हैं लोग तो 10 लोग पीते थे मान लो, ठीक है, 10 लोग पीते थे, मतलब टोटल मिला के जो इनकम होती थी वो कितनी होती थी, 100 रुपये, ठीक है। और कॉफ़ी की हमें कोई लेना देना नहीं है, 15 रुपये पहले थी, 15 रुपये अब है। अब इसकी प्राइस बढ़ के क्या हो गई है, 20 रुपये। तो 20 रुपये हो गई है, तो इसकी प्राइस अगर 20 रुपये हो गई है, प्राइस 20 रुपये हो गई है, कितने लोग पियेंगे, 5। इनकम अभी भी कितनी होनी है, 100 की 100। हो सकता है पूरे के पूरे चल जाएं कॉफ़ी की तरफ, हो सकता है कुछ चल जाएं, हो सकता है बहुत कम जाएं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही चाय की प्राइस बढ़ी, कॉफ़ी में तो कोई चेंज आएगा नहीं। क्वांटिटी किसकी कम हो जाएगी दोस्तों, चाय की क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, कमी। और ये जो चाय की क्वांटिटी में कमी हो रही है, यही क्या है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। समझ में आया? वापस समझा देता हूँ एक बार कि ये जो चाय है, ये चाय की क्या हुई, प्राइस 10 रुपये से कितनी रुपये हो गई, 20 रुपये। कॉफ़ी की प्राइस, पहले जब चाय की प्राइस 10 रुपये थी तब भी कॉफ़ी की प्राइस कितनी थी, 15 रुपये, तो लोग चाय ज़्यादा पी रहे थे। अब चाय की प्राइस बढ़ के 10 रुपये की जगह 20 रुपये हो गई, कॉफ़ी की प्राइस अभी भी 15 रुपये ही है, तो लोग चाय पीना क्या कम कर देंगे, मतलब जो क्वांटिटी है किसकी, चाय की, उसमें क्या आ जाएगी, कमी। और यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि किसी भी एक एक्स प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो उसकी क्वांटिटी, एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी में क्या आ जाएगी, कमी। और यही यहाँ हुआ है दोस्तों, देखो चाय की प्राइस बढ़ी है और चाय की क्वांटिटी में क्या आ गई, कमी आ गई। यही क्या है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। अब ये तो मैंने समझाया आपको किसके बेस पे, प्राइस बढ़ने पे। अगर इसको ही घटने पे लेके चलता हूं मैं तो कैसे होगा, तो ये देखिए कैसे होगा कि चाय की प्राइस पहले कितने रुपए थी, 20 रुपए थी, अब प्राइस कितने रुपए हो गई, 10 रुपए। कॉफ़ी की प्राइस पहले भी 15 रुपए थी और अब भी कितनी रुपी है, 15 रुपए, ठीक है। तो 20 से जैसे ही कितनी हुई, 10 हो गई, मतलब प्राइस क्या हो गई, कम। तो लोग कॉफ़ी से किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, वापस चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि चाय की प्राइस 20 से कितनी हो गई, 10। मतलब लोग अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, मतलब सेविंग बढ़ाने के लिए 15 से कितने रुपए पे आ जाएंगे, वो 10 रुपए पे, मतलब 10 रुपए पे पीना शुरू कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो क्वांटिटी है किसकी दोस्तों, चाय की, वो क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। सर यहाँ कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंजेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की पहली ही शर्त यह है कि अन्य सभी बातें क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एक इसमें आपको दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और वो याद क्या करना पड़ेगा कि जो वस्तु, ये तो मैंने बता दिया है आपको, थ्योरेटिकल आप अगर देखना चाहते तो देख लीजिए कि एक्स प्रोडक्ट की प्राइस कम होने पर वाई की जगह एक्स प्रतिस्थापित कर लेते हैं, इसलिए एक्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो ये बात है कि सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट है, जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। अच्छा, ये नेगेटिव किस में ढूंढो दोस्तों, तो हमेशा किसके बीच में ढूंढना, क्वांटिटी के बीच में। यहाँ देख लीजिए कि चाय की प्राइस क्या हो रही है, कम, तो चाय की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये तो प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया। अब ये जो लिखा है कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, वो इससे देखिए कॉफ़ी की डिमांड क्या हो रही है, कम, और चाय की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है दोस्तों। अगर यहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड मान लो बढ़ जाती है तो चाय की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम, और यही क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर हुआ होगा दोस्तों। मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है वो इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? सर ना इनकम इफेक्ट यही बोलता होगा कि व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ जाती है तो क्वांटिटी कम होगी, और क्वांटिटी मतलब कम हो जाती है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहली चीज़ याद रखो लॉ ऑफ डिमांड की, कि अदर सारे प्रोडक्ट क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो सर कैसे होगा? तो सर ऐसे होगा कि किसी भी प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी में क्या, प्राइस में हुई, क्या हुई, कमी हुई, तो व्यक्ति की रियल इनकम बढ़ जाएगी और उससे क्वांटिटी खरीदने में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। सर नहीं समझ आया, चलो वापस समझा देता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो व्यक्ति की रियल इनकम घट जाएगी और उससे एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सर वही तो बात है, आपने तो उल्टा करके समझा दिया। देखो समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी इनकम है, आपकी इनकम कितने रुपए है, 100 रुपये है। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड आया है रियल इनकम, ये क्या होता है ये मैं समझाऊंगा, पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, ये है आपकी, ये है इनकम टोटल। ठीक है, ये है प्राइस और ये है जो आप क्वांटिटी ले रहे हैं। मान लो आपको खरीदना है पेन, पेन खरीदना है तो 10 रुपये प्राइस थी और अभी आप कितने खरीद रहे हैं, 10। ठीक है, प्राइस घट गई, ये इनकम अभी भी कितने रुपए रहेगी, 100 रुपये ही। प्राइस कितनी हो गई, 5, तो कितनी खरीद पाएंगे, 20, क्योंकि खरीदना पूरी इनकम का है ना, पूरी की पूरी इनकम पेन पे खर्च कर रहे हैं। फिर इनकम तो हमारी फिर भी 100 रही, और यहाँ पे जो प्राइस है वो बढ़ गई, कितनी हो गई, 20, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे, 5। सर ये चीज़ तो ठीक है कि इनकम सेम रही, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी घट गई, तो यहाँ रियल इनकम का कंसेप्ट कहाँ आया दोस्तों? देखो इनकम होती है दो टाइप की, इनकम दो टाइप की क्या होती है, एक होती है मॉनेटरी इनकम और एक होती है रियल इनकम। मॉनेटरी इनकम क्या होती है, जो हमें मनी के रूप में मिलती है। एक व्यक्ति जिसको महीने की सैलरी मिलती है 30,000, तो वो उसकी मॉनेटरी इनकम है। ठीक है, रियल इनकम क्या होती है, इस 30,000 रुपये से वो कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, वही क्या है उसकी मॉनेटरी इनकम। जैसे यहाँ पे इनकम, मॉनेटरी इनकम कितनी है, तीनों ही केस में 100 रुपये है, लेकिन पहली केस में वो कितनी यूनिट्स खरीद पा रहा है, 10, ये उसकी रियल इनकम है। दूसरी में वो 20 खरीद पा रहा है, ये उसकी रियल इनकम है। तीसरी में वो 5 खरीद पा रहा है, ये उनकी रियल इनकम है। तो यहाँ रियल इनकम बढ़ने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्राइस में क्या हुई, कमी। तो रियल इनकम कैसे बढ़ी कि पहले वो कितनी यूनिट खरीद पा रहा था, 10, और अब कितनी खरीद पा रहा है, 20, तो उसकी रियल इनकम में बढ़ोतरी हो गई। फिर तीसरे केस में क्या, पहले यूनिट में 10 खरीद रहा था, फिर कितने हो गई, 5, तो उसकी रियल इनकम में क्या हो गई दोस्तों, कमी। कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, यही क्या है, रियल इनकम है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो वापस समझा देता हूँ, किसी प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में कमी हो गई, उससे रियल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में क्या हो गई, कमी हो गई, उससे हमारी रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इससे जो क्वांटिटी है उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। फिर है किसी प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, प्राइस में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो रियल इनकम क्या हो जाएगी, कम। रियल इनकम मतलब वस्तुएं खरीदने वाली 10 से कितने पे आ गए, 5 पे, रियल इनकम क्या हो गई, कम। और जो हमारी एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी, पहले थी 10 और अब कितने पे आ गई, 5 पे। यही तो प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी का कम होना, या प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी का बढ़ना, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो यही थ्योरेटिकल रूप में लिखा है, किसी वस्तु की प्राइस में चेंज होने के कारण उपभोक्ता की रियल इनकम में होने वाले चेंज से वस्तु की मांग मात्रा पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा वही हमारा इनकम इफेक्ट होगा। लॉ ऑफ डिमांड खत्म होता है। लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद क्या हैं, उसके बाद में
उस अपवाद के अंदर कुछ वस्तुएं हैं जो मैंने आपको पहले से बता रखी है, कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज की सभा का यहीं समापन करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।